हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर जो कि है ध्वनि यानी साउंड। और ध्वनि का फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। हम जान चुके हैं कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्यों एक तरंग है, ध्वनि क्यों एक ऊर्जा है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि क्या होती है, इंफ्रासोनिक ध्वनि क्या होती है, और हम जो बोलते हैं वो ध्वनि क्या होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो हम आज दो बातें पढ़ने वाले हैं। पहला, ध्वनि के लक्षण, यानी क्यों आवाज तेज या मंदी होती है, यानी धीमी और तेज होती है, क्यों आवाज तीखी होती है, क्यों आवाज मोटी होती है, क्यों आवाज हम अपने परिचितों की, जैसे चाचा बोल रहे हैं, ताऊ बोल रहे हैं, हम आवाज उनकी पहचान जाते हैं कि कौन सी आवाज किसकी है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। और इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर ध्वनि तेज ट्रेवल करती है और कहाँ पर ध्वनि धीरे ट्रेवल करती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, ठोस में ज्यादा, द्रव में कम, क्यों, हर चीज पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? साउंड के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक। कितने होते हैं ये होते हैं 3। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लक्षण आता है हमारे पास इंटेंसिटी। क्या आता है? इंटेंसिटी यानी तीव्रता। क्या होती है इंटेंसिटी यानी तीव्रता? बहुत सीधे शब्दों में, कोई ध्वनि तेज है या धीमी है, कोई ध्वनि तेज है या ध्वनि धीमी है, कोई आवाज बहुत तेज है यानी हाई है या लो है, धीमी है, धीरे धीरे बोलना, एक तो फुसफुसाहट करना और एक बहुत चीखना। तो ये कौन बताता है? हमें बताती है इंटेंसिटी। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? आवाज का तेज होना या धीमा होना हमें कौन बताता है? इंटेंसिटी यानी तीव्रता बताता है। दूसरा क्वेश्चन कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तीव्रता डिपेंड्स ऑन, तो आपको याद रखना है तीव्रता एम्पलीट्यूड यानी आयाम पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या है? अगर आयाम ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, अगर आयाम कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगी। यानी जितना ज्यादा इस तरंग का आयाम होगा उतनी तेज बोलेगा इंसान, ठीक है, या जितना ज्यादा इंसान तेज बोलेगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। आपको याद है हमने तरंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड होता है ये, ठीक है, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा इंसान तेज बोलेगा उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है यूनिट यानी मात्रक क्या है? तो तीव्रता का मात्रक वैसे तो होता है बेल। क्या होता है? बेल, जो कि बराबर होता है वाट पर मीटर स्क्वायर के। लेकिन जनरल अगर पूछ ले, जो आम भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, तो जनरल है डेसिबल। क्या? डेसिबल, जिसे डीबी से लिख दिया जाता है। किससे लिख दिया जाता है? डीबी से। क्लियर? और अगर क्वेश्चन आ जाए 1 डेसिबल बराबर कितना बेल, तो 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल होता है। क्लियर? तो लक्षण क्या है? पहला, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, यानी कोई आवाज कितनी तेज है, कितनी धीमी है, लाउड है या डल है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि आवाज लाउड है या डल है। कौन बताता है? इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर यानी एम्पलीट्यूड पर। आयाम ज्यादा, तीव्रता ज्यादा, आयाम कम, तीव्रता कम। तीव्रता की यूनिट क्या है, इकाई क्या है? तो बेल है। बेल बराबर होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर, और अगर उसकी जनरल यूनिट पूछ ली जाए तो डेसिबल है। इसके अलावा क्या याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होती है, तो नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं तो हमारी इंटेंसिटी होती है 40 से 45 डेसिबल। जब हम फुसफुसाहट से बात करते हैं, जब पेपर में चीटिंग करनी होती है ना तो धीरे धीरे बोलते हैं ना, वो होता है फुसफुसाहट। उसकी रेंज क्या होती है? तो उसकी होती है 10 से
120 डेसिबल। अगर पूछ लिया जाए जो डीजे चलते हैं उसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज होती है 95 से ज्यादा। और अगर पूछ लिया जाए कि WHO के अनुसार हमारे लिए सबसे सही वॉइस क्या है, तो भाई 45 डेसिबल बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। क्या है? मनुष्यों के लिए परफेक्ट। और WHO के अनुसार 90 से 100 डेसिबल की आवाज हमारे लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो ये हमने पढ़ा पहला लक्षण। तीव्रता क्या होती है हमने ये जाना, तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तीव्रता की मात्रक क्या है। फिर हमने जाना कि तीव्रता जो होती है इंटेंसिटी वो बातचीत के लिए होती है 40 से 45, फुसफुसाहट में 10 से 20, डीजे 95 से प्लस। WHO के अनुसार हमारे लिए परफेक्ट क्या है 45 और हमारे लिए डेंजरस क्या है 90 से 100। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान ने 130, 140, 150 की आवाज सुन ली तो वो पागल भी हो सकता है। ठीक है, दिमागी तौर से पागल हो सकता है। तो पहला लक्षण हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलते हैं दूसरे लक्षण पे। दूसरा लक्षण हमारे पास आता है पिच। दूसरा लक्षण क्या आता है? अच्छा, इंटेंसिटी से सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन क्या है? तीव्रता से सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आप बोल दोगे आयाम पर। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा आता है हमारे पास पिच यानी कि तारत्व। पिच यानी कि तारत्व। तो कोई आवाज तीखी है या मैं बोलूं कोई आवाज पतली है या कोई आवाज मोटी भारी है, ये पहचानने में कौन मदद करता है? पिच मदद करता है। देखो, जितनी ज्यादा पिच होगी, पिच ज्यादा तो आवाज क्या होगी? तीखी और पतली होगी। और अगर पिच यानी तारत्व कम होगा तो आवाज मोटी और भारी होगी। तीखी और पतली आवाज को बोलेंगे श्रिल या हम बोलेंगे शार्प साउंड इंग्लिश में। ठीक है, और मोटी और भारी को बोलेंगे हैवी या ग्रेव साउंड। ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद क्या याद रखना है? देखो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि तीखी आवाज किसमें होती है, तो लड़कियों की आवाज तीखी होती है, बच्चों की आवाज तीखी होती है, कानों को चुभने वाली है ना। और मच्छर के भिनभिनाने की आवाज, मच्छर की भिनभिनाहट की आवाज क्या होती है? तीखी होती है। ठीक है, तो किस में होती है तीखी आवाज? लड़कियों की, बच्चों की और मच्छर के भिनभिनाने की। तो भारी आवाज किसकी होती है? तो लड़कों की होती है। और किसकी होती है? तो हम बोल सकते हैं मेंढक के टरटराने की आवाज भारी होती है, मोटी होती है। शेर के दहाड़ने की आवाज, शेर के दहाड़ने की आवाज भी क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, तो पहली बात हमने जानी, तीव्रता में क्या जानी थी कि तीव्रता क्या बताती है? आवाज तेज है या धीमी है। ये हमें तारत्व हमें क्या बताता है कि आवाज तीखी है या आवाज भारी है। ठीक है, दूसरी चीज हमने तीव्रता में डिस्कस की थी कि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो हम देखते हैं पिच डिपेंड ऑन, तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो तीव्रता एम्पलीट्यूड पे करती थी, तारत्व फ्रीक्वेंसी पर करता है। यानी तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पे? आवृत्ति पर। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात? बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की तरफ या अगले लक्षण की तरफ। क्लियर है इतनी बात? बढ़ते हैं अगले लक्षण की तरफ। इस लक्षण में हमने क्या पढ़ा? तारत्व क्या है? दूसरा लक्षण क्या बताता है कि आवाज तीखी है यानी पतली है, श्रिल है, शार्प है, या फिर आवाज मोटी है, भारी है, हैवी है, ग्रेव है। ठीक है, अगर पिच ज्यादा तो आवाज तीखी पतली होगी, पिच कम तो आवाज भारी मोटी होगी। पिच ज्यादा कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। तो ये किसमें होगा? ये होगा इनमें। और ये किसमें होगा? ये होगा इनमें। लड़कियों में मच्छरों के भिनभिनाने में कौन सी आवाज होती है? बच्चों में कौन सी होती है? पतली आवाज यानी श्रिल। और लड़कों में शेर के दहाड़ने में, मेंढक के टरटराने में कौन सी आवाज होती है? ग्रेव। क्लियर है? उसके बाद पिच किस पर निर्भर करती है? तो
आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। चलते हैं हमारे तीसरे लक्षण की तरफ, तीसरे और आखिरी लक्षण की तरफ, जो कि है क्वालिटी यानी कि गुणता। देखो ये क्या होता है, अगर किसी चीज की इंटेंसिटी और पिच यानी तीव्रता और तारत्व बराबर हो, समान हो, यानी कि ये एक ए इंसान है, ये एक बी इंसान है, दोनों की बोलने की तीव्रता बिल्कुल सेम है, दोनों की बोलने की पिच भी बिल्कुल सेम है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन बोल रहा है? तो आप देखोगे उसकी क्वालिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आएगा? नहीं समझ में आई ये बात? कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये आएगा कि परिचितों के आवाज में अंतर कैसे पहचानते हैं आप? मतलब आप आवाज सुन के कैसे बता लेते हैं कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, जबकि दोनों लगभग एक जैसी साउंड वाले होते हैं। तो आप पहचान जाते हैं क्वालिटी की वजह से। अगर पूछ लिया जाए गायकों की आवाज में अंतर, गायकों में अंतर, तो क्या बोलोगे? क्यों पहचान लिया जाता है? क्वालिटी की वजह से। पूछ लिया जाए वादनों में अंतर, यानी हम सुन के बता देते हैं ना कि क्या गिटार है, क्या सितार है, क्या वायलिन है। अब तीनों ही एक ही प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन फिर भी हम उनको पहचान लेते हैं क्वालिटी की वजह से। और आखिरी क्वेश्चन कि क्वालिटी डिपेंड ऑन, पूछा कभी नहीं जाएगा, बता रही हूं, ओवर टोन पर निर्भर करता है, ओवर टोन पर निर्भर करता है। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने लक्षण पढ़े, इंटेंसिटी, पिच और क्वालिटी। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ, अब क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के चाल के बारे में। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, यानी कि साउंड की चाल, ध्वनि की चाल, कहां पर ध्वनि तेजी से चलती है, कहां पर ध्वनि धीरे धीरे चलती है। तो सारा डाटा मैं आपके लिए लिख लाई हूं। समझाने से पहले मैं साइड हट जाती हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आई थिंक। चलिए, क्या क्या पढ़ना है आपको? देखो, मैंने आपको बहुत सारा डाटा दिया है, वो मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, मैम डाटा, मैम डाटा, मैम डाटा। ठीक है, सारा काम का नहीं है, जो काम का है वो मैं अलग से बता दूंगी। देखो, सबसे पहले आता है ये वाला कॉलम। तो इस कॉलम में मैंने आपको क्या बताया है कि हवा में अलग अलग तापमान पर ध्वनि का स्पीड क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 25 पे कितनी है, 40 पे कितनी है, ये मैंने आपको बताया है। याद क्या रखनी है? 2, आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकंड याद रखनी है और 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 मीटर पर सेकंड याद रखनी है। अब 331 का मतलब ये नहीं है कि 331 ही पक्का, 330 या 332 भी हो सकती है, ऐसा हर जगह पर है। ठीक है, फिर आपको ये चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि ध्वनि की गति, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है, ध्वनि की गति किसमें ज्यादा होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में? तो आप बोलोगे ठोस में सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी? ऑप्शन मिलेगा स्टील, पानी, हाइड्रोजन, हवा। तो आप क्या बोलोगे? स्टील, क्योंकि स्टील क्या है? स्टील एक ठोस धातु है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ध्वनि रात में ज्यादा तेज सुनाई देती है। हम रात को बोलेंगे कुछ भी और दिन में बोलेंगे वही चीज, तो हमें रात में ऐसा लगेगा आवाज गूंज रही है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर साफ होता है। ठीक है, वहां पर कोई ऐसे कण नहीं होते जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। फिर आता है गैस के अंदर, तो ये भी आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि ध्वनि किसके अंदर सबसे ज्यादा तेज होती है? हाइड्रोजन गैस के अंदर। किस गैस के अंदर ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस के अंदर। किस गैस के अंदर ध्वनि की गति सबसे कम होती है? तो आप बोलोगे WF6 यानी टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड एक ऐसी गैस है जो सबसे भारी गैस होती है। क्या है ये? सबसे भारी गैस, और इसके अंदर ध्वनि की गति सबसे कम होती है। इसके अंदर ध्वनि की गति सबसे कम होती है।
क्लियर। फिर आता है हमारे पास, नीचे आते हैं हम, तो पानी के अंदर, एल्कोहल के अंदर, और मतलब एक तो है समुद्र का पानी सी वाटर, एक है डिस्टिल्ड वाटर यानी उबाला हुआ पानी, और एक है इथेनॉल यानी शराब। तो ध्वनि का वेग किसमें ज्यादा है? इसके अंदर, जिसके अंदर नमक ज्यादा है, यानी कि नमकीन पानी में, सी वाटर में। फिर हमने देखा यहां पर सॉलिड के अंदर, देखो मैंने सबसे पहले आपको बताया एयर के अंदर, फिर मैंने बताया सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। थोड़ी बहुत बात मैंने किसकी की? गैस की। थोड़ी बहुत बात मैंने लिक्विड की। अब थोड़ी बहुत बात मैंने सॉलिड की कर ली। सबसे तेज ध्वनि ट्रेवल करती है एल्यूमिनियम के अंदर। किसके अंदर? एल्यूमिनियम के अंदर। फिर निकल, फिर स्टील। जनरली क्वेश्चन में स्टील ही दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको स्टील ऑप्शन में मिल जाए ना और एल्यूमिनियम और निकल ना हो, तो सबसे तेज स्टील में मान लो। ये सब मीटर प्रति सेकंड में है, सब मीटर प्रति सेकंड में है। फिर आता है लोहा, ब्रास, हमारा ग्लास यानी शीशा, हमारा गोल्ड यानी सोना, और आखिर में रबड़। कम किसमें होती है? रबड़ में। फिर आता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि ध्वनि की स्पीड किसमें ज्यादा तेज है, इस्पात या क्वार्ट्ज? तो आपको याद रखनी है, इस्पात में ज्यादा होती है। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज होता है SiO2 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें कम होती है। और आखिर में ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि की स्पीड भी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कण जोर जोर के हिलने लगेंगे और वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर, नमी बढ़ती है, वेग बढ़ता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे वेग घटता है। कैसे मानोगे आप ये बात? देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ये सबसे भारी गैस है। क्या है? WF6 सबसे भारी गैस है और इसमें वेग सबसे कम है। तो द्रव्यमान जितना ज्यादा, वेग उतना कम। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और इसमें वेग सबसे ज्यादा है। तो जितना कम मास उतना ज्यादा स्पीड। क्लियर है? फिर आती है डेंसिटी की बात। तो देखो, अगर मास के बढ़ने पर वेग कम हो रहा है तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम ही तो होती है। तो मास के बढ़ने पर अगर वेग कम हो रहा है तो डेंसिटी के बढ़ने पर भी वेग कम होगा। और क्वेश्चन एक जो बहुत बार पूछा गया है वो क्या है? दाब के बढ़ने या घटने का क्या प्रभाव पड़ता है चाल के ऊपर? तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पूरे बोर्ड में आपको बहुत कुछ दिखेगा। याद क्या रखना है? आपको याद रखना है, पहली बात, 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 पर मीटर प्रति सेकंड होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे 346 मीटर पर सेकंड होती है। ध्वनि क्या होती है? ठोस में सबसे तेज चलती है और गैस में सबसे धीरे। उसके बाद रात में ध्वनि तेज होती है, दिन में ध्वनि कम स्पीड से चलती है। हाइड्रोजन में सबसे तेज ध्वनि चलती है और सी वाटर में सबसे तेज ध्वनि चलती है। इस्पात और क्वार्ट्ज पूछ लिया जाए तो इस्पात में तेज चलती है। सबसे धीरे ध्वनि किसमें चलती है? तो कौन सी गैस में सबसे धीरे ध्वनि चलती है? तो WF6 यानी टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। एल्यूमिनियम में सबसे तेज, रबड़ में सबसे कम। कुछ ठोस पदार्थ है ये जो मैंने आपको बताए। फिर मैंने बात की कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेग बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वेग बढ़ेगा, मास बढ़ने पर वेग घटेगा, डेंसिटी बढ़ने पर वेग घटेगा और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पांचों ही क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही आएंगे कि यदि हम किसी जगह पर तापमान बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? कुछ ऑप्शन होंगे, बढ़ेगी, घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, कोई प्रभाव नहीं। तो आप बोलोगे बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इसके बाद बस चैप्टर खत्म कर रहे हैं अब हम। इसके बाद हमें पढ़ना है एक छोटी सी बात के बारे में। ठीक है, छोटी सी बात के बारे में जो कि है इको यानी प्रतिध्वनि। जो पहाड़ी इलाकों में मूवियों में देखने को मिलता है ना, आवाज देते हैं, ठीक है, और वो आवाज लौट कर आती है, वो जो चीज है ना वही होता है इको। यानी कोई दीवार है या कोई भी चीज है जिससे इंसान की आवाज टकराकर वापिस आती है, इसको बोलते हैं इको यानी प्रतिध्वनि। दोबारा सुन लो, आवाज का कहीं से टकराकर वापिस आना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। प्रतिध्वनि क्या होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातें याद रखनी है कि अगर प्रतिध्वनि आप सुनना चाहते हो तो इंसान और दीवार के बीच में डिस्टेंस यानी दूरी जो है वो कम से कम 17.2 मीटर होनी चाहिए। कितनी? 17.2 मीटर। अगर 17.2 ऑप्शन में ना हो तो 17 मीटर। ठीक है। और अगर आप किसी भी आवाज को कहीं पर भी
साफ साफ सुनना चाहते हो, यानी कि आवाज क्लियरली सुनने के लिए, क्लियरली सुनने के लिए दो शब्दों के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए, यानी कि समझ लो मैं कुछ बोल रही हूं और इससे पहले कि मैं मेरा पहला शब्द बोलूं मेरा दूसरा भी आप तक पहुंच जाए, तो आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। अरे यार खिचड़ी मच गई, मतलब एक तरफ से एक डीजे चला दो, एक तरफ से दूसरा डीजे चला दो, पागल हो जाओगे, खिचड़ी मच जाती है ना? क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो दोनों आवाज के बीच में कोई टाइम का अंतर ही नहीं आ रहा। अगर आपके दिमाग को किसी आवाज को समझना है ना, तो उसे 1/10 सेकंड का टाइम चाहिए। कितना? 1/10 यानी 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए, तभी वो आपकी बात को समझ पाएगा, वरना नहीं। तो दो चीजें और मैंने आपको क्या बताई कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो 17.2 मीटर, और टाइम गैप कितना होना चाहिए ध्वनि को क्लियरली सुनने के लिए, तो हमारे पास आएगा 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड। इसी के साथ हमारा चैप्टर साउंड यानी ध्वनि जो है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ध्वनि चैप्टर भी समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए, क्वेरीज के लिए, डाउट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।